आइसक न्यूज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, इससे पहले आप इस कहानी की 268 किस्तें सुन चुके हैं। अब किस्त 269 मुलाहिज़ा फरमाएं। उसके साथ ही उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। मैं समझ गया कि वो जहाँ बैठे थे वहाँ उस मौजू पर बात नहीं करना चाहते थे, बल्कि बात करने के लिए कहीं और जा रहे थे। मैंने 1 मिनट बाद दोबारा नंबर मिलाया तो उन्होंने फ़ौरन कॉल रिसीव की और बोले, हाँ अब मैं गाड़ी में बैठकर तुमसे बात करूंगा। दरअसल इस मामले की तफ्तीश पहले खुफिया एजेंसी को करना थी, वही करती तो ठीक था, लेकिन बाद में ये मामला किसी की मुदाखलत पर उस इदारे के सुपुर्द कर दिया गया जो पहले ही खासा बदनाम है, और वैसे भी उसका दायरा कार ज्यादातर माली मामलात तक महदूद है। लेकिन खैर, ये रद्दो बदल और जोड़ तोड़ तो सब जगह चलता ही रहता है। तुम बताओ तुम्हारा क्या मसला है? इस सारे मामले में तुम्हारी टांग कहाँ फंसी हुई है? मैंने अपनी आदत से मजबूर होकर दुरानी को पैगाम भेजा था कि वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन के बारे में दयानतदारी से तहकीकात करे, क्योंकि उसकी करप्शन की कहानियां पहले ही जुबान सत्याम होने के आसार पैदा हो रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इस बार एक झूठी रिपोर्ट उसके गले का फंदा बन जाए। और जवाब में अपने इख्तियारात के जरिए फिरौनियत का मुजाहरा करने पर उतर आया। मैंने उन्हें दुरानी की सारी कार्रवाई और उससे होने वाली बातचीत से आगाह किया। वो खामोशी से सारी बात सुनते रहे। मेरे खामोश होने पर उन्होंने एक ठंडी सांस ली और मुतासफाना लहजे में बोले, आखिर तुमने यहाँ भी सींग फंसा ही लिया, और ये तुमने अच्छा नहीं किया। सर आप भी ये कह रहे हैं? मैंने हैरत और सदमे से कहा, क्या आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि हर महकमा और उसका हर अफसर ऐसा ही हो जाए और आखिरकार खुदा न ख्वास्ता ये मुल्की ढांचा जमीन बोझ हो जाए? वैसे इसके जमीन बोझ होने में अब कसर भी क्या रह गई है? उन्होंने फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं दिया, शायद वो किसी सोच में थे। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद वो बोले, हम अपनी मुलाकातों के दौरान में इन मौज़ूआत पर बारहा तबादला ख्याल कर चुके हैं। तुम्हें मालूम है इन मौज़ूआत पर मेरे महसूसात भी तुमसे मुख्तलिफ नहीं है, और मैं भी वही कुछ चाहता हूँ जो तुम चाहते हो। इस मुल्क इस मुआशरे के बारे में मेरे ख्वाब भी वही हैं जो तुम्हारे हैं। लेकिन मसला ये है कि सब कुछ बहुत उलझ चुका है। इतने मसाइल हैं, इतनी पेचीदगियाँ हैं कि अक्सर औकात मुझ जैसा बहुत बाइख्तियार आदमी भी अपने आप को बेबस महसूस करता है। और शायद तुम यकीन नहीं करोगे, लेकिन हकीकत यह है कि कभी कभी मेरा भी अपने बाल नोचने को दिल चाहता है। ये तो और भी ज्यादा अफसोस का मकाम है। मैंने कहा, बेशक हम सिर्फ तुम्हारे और दुरानी के मसले पर बात करेंगे। मैं ये कहे बगैर नहीं रह सकता कि तुमने बहुत गलत वक्त पर बहुत गलत आदमी के साथ सींग फंसा है। सर आप भी ये कह रहे हैं? मैंने पहले से ज्यादा हैरत और सदमे से ये अल्फाज दुहराए। कहा, यह सुनने से पहले मुझे मौत आ गई होती। खैर तुम इतनी आसानी से नहीं मरोगे। खैर तुम्हें इतनी आसानी से मौत नहीं आएगी। मौत से पहले तुम्हें न जाने क्या क्या सुनना पड़ेगा। वो इत्मीनान से बोले, दरअसल मैं इत्तेफाक से दुरानी को गायबाना तौर पर जानता हूँ। आज तक उससे मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन मैंने उसके खानदानी पस मंजर से वाकफियत रखी है। बहुत बड़े खानदान से उसका ताल्लुक है। जाहिर है सर, मैंने हल्की से तलखी से कहा, बेचारे छोटे खानदानों वाले तो ऐसे ओहदों तक पहुंचने में मुश्किल से काम आते हैं, और अगर पहुंच भी जाएं तो इतने धड़ल्ले से उनकी ये सब कुछ करने की जुर्रात जरा मुश्किल से ही पैदा होती है। और जो कुछ वो कर रहा है, बड़े पैमाने की हर खबासत और बुराई इंसान में किसी न किसी किस्म की पुष्पनाही की वजह से ही आती है। वैसे भाई दफे, आप उसके खानदान को बड़ा किस एतबार से कह रहे हैं? क्या खानदान के अफराद की तादाद बहुत ज्यादा है? बकवास मत करो। उन्होंने अपने मुशफ़क़ाना अंदाज में डांट पिलाई। तुम मेरा ख्याल है अच्छी तरह समझ रहे हो। उसके कुछ करीबी अजीज बहुत बड़े जमींदार हैं, और उसके सगे ताया को सूबा सरहद में बहुत बड़े पीर साहब की हैसियत हासिल है। वहाँ लोग उनको मानते ही नहीं, बल्कि तकरीबन पूछते हैं। जिन खानदानों में ये सब चीज़ें होती हैं वो अमूमन सियासत में बेजरूर आ जाते हैं। उस खानदान में भी हर दौरे हुकूमत में कोई ना कोई फसारत जरूर रही है। हर हुकूमत में उनका असर सूख रहा है। वैसे आई के दुरानी किसी हद तक अपने खानदान से कटा हुआ सा है, लेकिन आड़े वक्त में बहरहाल ये लोग इकट्ठे हो जाते हैं और हर जायज़ और नाजायज़ मसले में एक दूसरे की मदद करते हैं। ये भी कोई नई बात नहीं, सब कुछ हस्ब रवायत है। मैंने कहा, और तुम्हें उसके साथ सींग फंसाते वक्त इन रवायात का ख्याल रखना चाहिए था। नफीस साहब ने कहा, लेकिन तुम्हें ये सब मालूमात हासिल नहीं हो सकी होंगी। हासिल करना चाहते तो कर लेते, मैंने जवाब दिया, लेकिन हमने तो सारी तवज्जो सिर्फ इस बात पर कर दी कि वो कितना करप्ट अफीसर है। तो अब रो क्यों रहे हो? मॉडर्न दरवेश, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। नफीस साहब बोले, मसला ये है कि मैं इस मामले में तुम्हारी कोई खास मदद नहीं कर सकता। उसने तुम्हें टैक्सों के मामलात में घेरा है। टैक्सों और मालियात के मामलात ऐसे हैं जिनमें हम अपनी सरकारी या निजी दोनों हैसियतों में कोई दखल नहीं देते। ये आप संजीदगी से कह रहे हैं? मैंने अपने दिल की धड़कनें कुछ तेज होती महसूस की। हाँ, वो संजीदा ही मालूम होते थे। हमारी भी कुछ हदूद है। बाज़ मामलात में कोई कदम उठाना खुद हमारे लिए नुकसान का बायस बन सकता है। हमारी गैर जानबदारी, असूल पसंदी और दयानतदारी पर हर्फ आ सकता है। यानी एक इंतहाई करप्ट, बददियानत और नहायत इत्मीनान से मुल्क की जड़ें खोखली करने वाले अफीसर को जरा आउट ऑफ द वे जाकर मामूली सी सरजश करने से आपकी असूल पसंदी, दयानतदारी और गैर जानबदारी पर हर्फ आ सकता है। मैंने सदमा हमेज हैरत से कहा,
आज शायद मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा हैरत अंगेज दिन है। शायद बाज लोगों का मामला ऐसा ही होता है, वो हमसे ले जमे बोले, लेकिन मेरा मामला बहुत मुख्तलिफ है, कुछ हालात भी मुख्तलिफ है। मैं तुम्हें फ़ोन पर तफसील नहीं बता सकता, बल्कि शायद मुलाकात पर भी नहीं बता सकता। बस यूँ समझो कि हमारा हर काम ही उलट हो गया। जैसा कि तुम खुद कह चुके हो कि हमारे बारे में तासुर ये है कि हम सियासत पर असर अंदाज होते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इस वक्त सियासत हम पर असर अंदाज हो चुकी है। जिल्लत का एक सैलाब है जो हमें बहा कर ले जाता दिखाई देता है, लेकिन हम बड़ी मुश्किल से अपना दामन बचा कर वक्त पूरा कर रहे हैं। वो आप जमा के सीगे में बात कर रहे थे, शायद उनका इशारा अपने पूरे महकमे की तरफ था, या फिर वो अपने साथ साथ अपने करीबी साथियों और हमख्याल रफाका की बात कर रहे थे। आपके दम से हमेशा मेरी हिम्मत बंधती थी और मैं अपने आप को हर किस्म की बुराइयों, खबास्तों और फिरौन सिर्फ लोगों के सामने बड़ा मजबूत महसूस करता था। मैं कहे बगैर न रह सका, लेकिन आज आपसे बात करके बड़ी मायूसी हुई है। वक्त की बात है। उनके लहजे की तय में एक खफीफ सी अफसुर्दगी और शायद किसी हद तक शाइस्तगी भी थी। तो फिर मैं क्या उम्मीद रखूं? मैंने पूछा। तुम क्या चाहते हो? मेरे चाहने को छोड़ें। मैं बेइख्तियार इस्तिज़ाइया से अंदाज में हंस दिया। आप अपनी तमाम तर बेबसी के साथ जो कर सकते हैं वो बता दें। ठीक है, मैं अपनी सी कोशिश करूंगा। वो कमजोर से लहजे में बोले। वैसे तुम्हें इस शख्स से उलझने की क्या पड़ी थी? मेरा बस चले तो मैं पाकिस्तान के तूल अर्ज में फैले हुए ऐसे तमाम अफसरों से उलझ जाऊं जिनके बोझ से अब तक मुल्क की कमर टूटने में थोड़ी सी कसर रह गई है, मगर अफसोस कि ये मेरे बस की बात नहीं। मैंने हकीकी तासुस से कहा, जब ये आप जैसे लोगों के बस की बात नहीं तो फिर बेचारा मैं किस शुमार में आता हूँ। वैसे मैं तुम्हें एक टिप देना चाहता हूँ और मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑप्शन भी है। अगर तुम अब चाहो तो परमानेंटली अपने मुल्क की खिदमत के लिए हमारे शोबे को चुन सकते हो, और मुझे लगता है कि तुम एक अच्छी पोस्ट पर सिलेक्ट भी हो जाओगे, क्योंकि मैं तुम्हारे तमाम तर ख्वाहिश को जानता हूँ। बेहतर है सर, मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने बिजनेस को किसी और को हैंड ओवर करके अपने पाकिस्तान की खिदमत में जुट जाऊं। वैसे पहले भी तुम्हें यही कर रहा था। पहले की बात और थी। जब तुम्हें एक पावर मिल जाएगी तो मुझे लगता है तो तुम तमाम गंदगियों का कला कमा कर सकोगे। बहुत बेहतर, मैंने कहा और सिलसिला मुनक़ता कर दिया। शफीशा और सफिया उस दौरान में कम अज कम वो कुछ सुनते ही रहे थे जो मैं कह रहा था, और उससे ही शफीशा को तो क्या सफिया को भी अंदाजा हो गया था कि गुफ्तगू कुछ ज्यादा उम्मीद अफसा नहीं रही थी, क्योंकि उसे यह नहीं मालूम था कि मैं किससे बात कर रहा था और उसकी क्या हैसियत थी। मेरे फोन बंद करते ही वो बोली, शायद बात बनी नहीं। थोड़ी देर तक हम लोग ऑफिस से बाहर चले गए और बहुत से ऐसे काम थे जिन्हें हमें निपटाना था। अभी मुझे वापस ऑफिस में बैठे चंद मिनट ही गुजरे थे कि इंटरकॉम पर इतला दी गई कि कोई पुलिस इंस्पेक्टर मुझसे मिलना चाहता है। मुझे ख्याल यही आया कि शायद वो रहीम गुल था, लेकिन फौरन ही उस ख्याल को मैंने मुस्तरद कर दिया। अंबर तो अच्छी तरह रहीम गुल को पहचानती थी। कौन है, किस इलाके से आया है, क्यों मिलना चाहता है? मैंने दरियाफ्त किया। उसने बताया कि वो अंदरूनी शहर के एक थाने का इंस्पेक्टर था और कोई जरूरी बात करने के लिए मुझसे मिलना चाहता है। नाम अहमद रजा है। उसे 10 मिनट के लिए रोको, इस दौरान उसकी खातिर मदारत करो। 10 मिनट बाद उसे भेज देना। मैंने हदायत की। मैं जिस हुलिये में प्रिंस इंडस्ट्री में गया था उस हुलिये में एक इंस्पेक्टर से मिलना मुझे अच्छा नहीं लगा था। मैं ऑफिस के अगबी दरवाजे से निकला, लिफ्ट के जरिए अपने कमरे में पहुंचा और 3 पीस सूट पहनकर हुलिया दुरुस्त करके वापस आ गया। 10 मिनट से ज्यादा वक्त गुजर चुका था। मैंने इंटरकॉम पर अंबर से कहा कि वो अहमद रजा को भेज दे। वो एक भारी भरकम करख्त सूरत और पुख्ता उम्र के शख्स था। वर्दी में था और हाथ में एक फाइल भी दोरी करके थामे हुए था। वो टिश्यू पेपर से मुंह साफ करता हुआ कमरे में दाखिल हुआ था। मैंने उठकर उसका इस्तकबाल किया और ये देखकर जरा इत्मीनान की सांस ली कि उसके होंठों पर खुश हल्की की मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। मुसाफे के बाद मैंने उससे बैठने का इशारा करते हुए कहा, माफ कीजिएगा, मैं जरा ऊपर गया हुआ था, इसलिए आपको इंतजार की ज़हमत उठाना पड़ी। आप क्या खाना पीना पसंद करेंगे? खाना पीना? नहीं जी नहीं, वो आपकी सेक्रेटरी ने काफ़ी खातर तो हासिल की है, बड़े अच्छे अखलाक की खतून है। वो पहले से ज़्यादा वाज़ेह मुस्कुराहट के साथ बोला। फाइल उसने मेज़ पर रख दी और बैठे बैठे ही अपनी बेल्ट दुरुस्त करने लगा। फिर उसने गहरी नज़र से मेरा और कमरे का जायजा लिया। चंद सेकंड कमरे में सकूत रहा। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैंने ही ये सकूत तोड़ा। खिदमत तो चलती रहेगी जी, वो कुछ मुतज़ब्ज़ब से लहजा में बोला। वैसे कोई खास बात नहीं है, आप इसको रूटीन की कार्रवाई समझे, ज़ाब्ते की तफ्तीश है। आप मुश्ताक बोबी और जैदी काका नाम के 2 नौजवानों को जानते हैं? जी नहीं। मैंने सचमुच ज़हन पर जोर देकर दयानतदारी से जवाब दिया। ये तस्वीरें देखें, शायद आप शक्ल से पहचानते हो। उसने पासपोर्ट साइज की 2 ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें मेरे सामने रख दी। वो 2 अलोल जुलूस से नौजवानों की तस्वीरें थीं, लेकिन न जाने क्यों उनकी शक्लें मुझे कुछ माजनूस से महसूस हुई थी। फिर मेरे जहन में छमाका सा हुआ। ये यकीनन उन 2 नौजवानों की काफ़ी पुरानी तस्वीरें थीं जो 2 दिन पहले ही मेरे हाथों शहर के मरकजी इलाके में एक खाली पार्किंग लॉट में मारे गए थे। वो उस वक्त अपनी दानिश में एक अच्छे होटल से मुझे अगवा करके ले गए थे, जब मैं तमीना से उलझा हुआ था। तमीना ने मुझे उनके साथ चाहते देखा था। मैंने अपने चेहरे से जाहिर नहीं होने दिया कि मैंने उन्हें पहचान लिया था। मैंने अपने चेहरे पर सादगी और हैरत के आसार पैदा करने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं, मैं तो नहीं जानता इन्हें, कौन है ये? उसने मेरे सवाल का जवाब दिए बगैर 2 रंगीन तस्वीरें फाइल से निकाल कर मेरे सामने रख दी। शायद इन्हें आप पहचानते हो। वो बगौर मेरे चेहरे का जायजा ले रहा था। वो भी उन नौजवानों की तस्वीरें थी, लेकिन ताज़ा तरीन थी। उनमें वो मुर्दा और काफ़ी ख़राब हालत में नजर आ रहे थे।
यानी जैसी हालत में मैंने उन्हें छोड़ा था उनकी तकरीबन ऐसी ही तस्वीरें आज के अखबारों में भी छप चुकी थी। लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट और काफी पुरानी तस्वीरें देखने के बाद कोई मुश्किल ही से कह सकता था कि उन्हीं नौजवानों की तस्वीरें थी। पुलिस ने मेरे पास पहुंचने में बड़ी मुस्तैदी दिखाई थी, लेकिन यह मुस्तैदी मेरे लिए नाकाबिले यकीन थी। नहीं, मैं इन्हें भी नहीं पहचानता। मैं नफी में सर हिलाया, फिर सादगी से पूछा, क्या ये भी उन्हीं दोनों नौजवानों की तस्वीरें हैं? जी हाँ। उसने इत्मीनान से कुर्सी के पूछते से टेक लगाते हुए कहा, वो जो ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें हैं वो पुलिस रिकॉर्ड की हैं, काफी पुरानी है। ये दोनों हिस्ट्री शीटर थे, लेकिन काफी अरसे से पुलिस को इनके बारे में कुछ मालूम नहीं था। कल उनकी लाशें मिली हैं। उसने झटकेदार लहजे में मुझे तफसील से उस जगह के बारे में बताया जहां से लाशें मिली थी। जाहिर है मुझे उस जगह के बारे में कुछ जानने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं एक शरीफ और मुअज़्ज़ज़ आदमी की दिलचस्पी का इजहार करते हुए सुनता रहा। फिर वो बोला, वैसे तो ये दोनों सुअर के पुत्र बड़े खबीस थे, मफरूर थे। कोई 8-8, 10-10 तो कत्ल किए हुए थे इन्होंने, डाके मारे थे, पत्ता खोरी भी काफी अरसे की थी, लेकिन पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ते थे। ये मेरे लिए एक हैरत अंगेज इत्तला थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो अक्सर बेहतर भरे पूरे शहर में मसरूफ सड़कों पर अपनी वो पुरानी जीप या चोरी की गाड़ी दौड़ाते फिरते थे, जिस तरह मुझे अगवा करने के बाद वो दौड़ा रहे थे। मेरे अलावा भी वो न जाने किस किस को कहां से अगवा कर चुके थे और उसका क्या कुछ हशर कर चुके थे, लेकिन वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ते। उसकी बात जारी थी, वैसे तो ये इस किस्म के लोगों में हैं जिनकी मौत की खबर सुनकर पुलिस वालों के मुंह से खसकम जहां पाक निकलना चाहिए, मगर जी तफ्तीश तो करनी पड़ती है ना जी। हमें नहीं पता चल रहा कि किसने इन्हें कत्ल किया है। हालांकि उस बेचारे ने बड़ा नेक काम सर अंजाम दिया है और हमें पुलिस मुकाबले की बदनामी से भी बचा लिया है, लेकिन फिर भी हमें तहकीकात तो करनी ही पड़ेगी। अगर वो शख्स पकड़ा जाता है तो उसे जेल भी भिजवाना पड़ेगा। वैसे आपस की बात है, हम कोशिश करेंगे कि उसे कम से कम सजा हो और उसे ज्यादा तकलीफ न उठानी पड़े। लेकिन आप मुझे ये सब कुछ क्यों बता रहे हैं और ये तस्वीरें क्यों दिखा रहे हैं? मैंने उलझन अमेज लहजे में पूछा। दरअसल ये बात यह है कि हमें एक खतून का गुमनाम टेलीफोन मौसूल हुआ है, जिसका कहना है कि उसने इत्तेफाक से एक दफ्तर की खिड़की से इन दोनों नौजवानों को कत्ल होते देखा है। उसने कसमें खाकर हमें यकीन दिलाने की कोशिश की है कि ये दोनों एक ही शख्स के हाथों कत्ल हुए हैं और इत्तेफाक से वो उस शख्स को पहचानती है। वो ड्रामाई से अंदाज में मुस्कुराया, और वो शख्स मैं हूँ, यानी आपका मतलब है। मैंने अपनी आंखें ज्यादा से ज्यादा फैलाने की कोशिश की। उसके साथ इस सदमे की शिद्दत से गोया मेरी आवाज गले में अटकी। हाँ जी, हमारा तो असल में कोई मतलब नहीं, खतून का मतलब यही था। उसने काफी हद तक बातें फैलाते हुए इस बात में गर्दन लाई और आपने उसकी बात का यकीन कर लिया। सदमे की शिद्दत से गोया मेरी आंखों में आंसू आते आते रह गए। हमारी यकीन को छोड़े जी, हम तो अभी अपनी राय महफूज रखना चाहते हैं। फिर वो जरा मानी के अंदाज में मुस्कुराया, आपस की बात है। मुझे जाती तौर पर तो इस बात पर पहले ही यकीन नहीं आया। खतून ने हमें आपकी हैसियत के बारे में भी बताया था। मुझे तो उस वक्त ही हंसी आ गई थी। हमें तो पता है आप जैसे अमीर कबीर और साहिब हैसियत आदमी ऐसे कामों में अपने हाथ गंदे थोड़ी करते हैं। बंदा मरवाना ही हो तो 1-2 लाख किसी खाना खराब कराए का कातिल को देकर साफ सुथरे तरीके से गर्दन बचा लेते हैं। और आजकल तो वैसे ही इस काम पर बड़ी बहार आई हुई है। बंदा मरवाना तो कोई मसला ही नहीं रहा। एक शरीफ और मुअज़्ज़ज़ आदमी में कहाँ इतना दमखम होता है कि अकेला उस किस्म के 2 पेशावर बदमाशों और कातलों का यह हशर कर दे। और आपको देखने के बाद तो मेरा यकीन और भी पक्का हो गया। मैंने गहरी सांस लेकर यह जाहिर करने की कोशिश की कि उसकी बातों से मुझे इत्मीनान हुआ था। उसकी बात मानी खेज मुस्कुराहट के साथ जारी थी। खतून ने खुद मेरे साथ बात की थी और मुझे 1 मिनट में अंदाजा हो गया था कि उस चक्कर में किसी मुअज़्ज़ज़ आदमी को फंसाने की कोशिश कर रही है। गुमनाम कालों में से भी हम सिर्फ उन्हीं पर कार्रवाई करते हैं जिनमें हमें कुछ जान नजर आती है। तजुर्बे की वजह से हमें इतना अंदाजा तो हो ही जाता है कि कौन हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, कौन सही मुखबरी कर रहा है, कौन घर का बेदी है और लंका डा रहा है, कौन किस तरह के चक्कर में है। इन सब बातों का हमें काफ़ी अंदाज़ा हो जाता है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो फ़र्ज अदा हो जाएगा, कार्रवाई तो डल जाएगी ना। ठीक है ना जी? बिल्कुल ठीक है। मैंने थूक निकल कर गोया मुस्कुराने की कोशिश की। उसने जेब से कलम निकाला, फाइल खोली और जर्द सा एक कागज निकालकर अपने सामने रखते हुए बोला, बस तो फिर आपके बयान में इस सिलसिले में मुख्तसर यही लिखूं ना कि आपको इस सिलसिले में कुछ मालूम नहीं और मफरूर मुल्ज़मान यानी मुक्तिलीन को आप किसी हैसियत से जानते पहचानते नहीं। जी हाँ बिल्कुल, मैंने जल्दी से कहा। उसने कागज पर कई मिनट तक सर झुकाए रखने के बाद 2-3 सतरें मुकम्मल की। कागज पर पहले से भी कुछ लिखा हुआ था। फाइल मेरी तरफ खिसकाते हुए बोला, इसके नीचे अपने दस्तखत सबत फरमा दे। मैंने देखा कागज पर पहले से जो कुछ लिखा हुआ था उसका मफहूम यह था कि फलां दिन फलां वक्त पर मौसूल होने वाली गुमनाम टेलीफोन कॉल में जो कुछ कहा गया था, अफसर मज़कूरा ने बजाते खुद जाकर मुतलका शख्स से इंक्वायरी की और यह बयान हासिल किया। दस्तखत करने से पहले मैंने शुक्रगुजाराना अंदाज में मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखा तो मानी खेज अंदाज में मुस्कुरा बोला, मैंने आपका काम इतना आसान कर दिया है और कितने सादा अंदाज में तफ्तीश की है। वाकई आप बहुत मेहरबान, दयानतदार और तजुर्बाकार अफीसर मालूम होते हैं। मैं आपकी इस ताउन को हमेशा याद रखूंगा। फिर दस्तखत कर देने के बाद भी मैंने फाइल अपने सामने ही रखते हुए कहा, आप 1 मिनट और ठहर जाएं। मैंने इंटरकॉम पर कैशियर को कुछ हदायत दी। कुछ देर बाद वो आया और एक तबीज लफाफा मेज पर रखकर चला गया।
मैंने वो लिफाफा फाइल में रखकर उसे फाइल वापस देते हुए कहा, हम आप जैसे मुखलिस अफसरों के बड़े कदरदान हैं, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी जी। वो फाइल को दोहरी करके मजबूती से हाथ में दबाते हुए मुस्कुराकर बोला, बस ये आपके हुस्ने इखलाक के जवाब में हमारे खलूस का मामूली सा इज़हार है। मैंने इंकिसारी से कहा। उसने रुखसत होते वक्त बड़े गर्मजोशी से मुझसे मुसाफा किया। उसके जाने के बाद मैं कई मिनट तक अपनी कुर्सी पर साख्त बैठा रहा और सोचता रहा। ये मशाक बोबी और जेदी काका पेशा भर बदमाश और किराए के कातिल थे और आजकल गालबन जमशेद करीम के लिए खिदमात अंजाम दे रहे थे, जिसने उन्हें तमीना की निगरानी और उसे मुख्तलिफ खतरात से बचाने के लिए तैनात किया था। आखिर तमीना उसका एक कीमती असासा थी और आजकल एक अहम प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। खुसूसन दुरानी जैसे आदमियों का कुर्ब हासिल होने के बाद उसे गालिबन अपने ऊपर बड़ा नाज और सौम था। उसने मुशाक बोबी और जेदी काका के कत्ल के बाद शायद जमशेद करीम की हदायत पर खुद पसमंजर में रहते हुए मुझे फंसाने की अपनी सी एक लंगड़ी लूली कोशिश की थी। शायद उन्हें खुद भी अपनी इस कोशिश की कामयाबी का ज्यादा यकीन न रहा हो। मसला यह था कि वो दोनों बदमाश खुद पुलिस को मतलूब और उसके मातूब थे, इसलिए जमशेद करीम साफ तौर पर उनसे अपने ताल्लुक का इजहार नहीं कर सकता था। लेकिन बहरहाल वो उसके अपने आदमी, उसके खिदमतकार थे। उसे उनकी मौत पर गुस्सा तो होगा और ये जरूरी नहीं था कि एक कोशिश नाकाम होने के बाद वो दूसरी कोशिश न करे। मुझे फंसवाने या मरवाने की उसकी कोशिशें आइंदा भी जारी रह सकती थी और अब जबकि उसे ज्यादा बेहतर तौर पर अंदाजा हो गया था कि मैं आसानी से काबू आने वाले शिकार नहीं था, इसलिए तवक्को यही रखनी चाहिए थी कि वो आइंदा जो कुछ भी करेगा ज्यादा बेहतर इंतजामात के साथ करेगा। अचानक मुझे एक और ख्याल आया। यह भी तो मुमकिन था कि वो दोनों बदमाश दरअसल दुरानी ही के आदमी रहे हों। बहुत से खतरनाक बदमाश उस कबील के करप्ट अफसरान के ज़ेरे साया परवरिश पाते थे। आखिरकार मैंने उन सब उलझी सोचों को जहन से झटकने की कोशिश करते हुए और एक फैसले पर पहुंचते हुए शफी शाह का मोबाइल नंबर मिलाया और उससे पूछा, तुम कहाँ हो इस वक्त? मैं तो फिलहाल होटल के बेसमेंट में मौजूद हूँ। उसने बताया, तुम्हारे पास कुछ और लोग भी हैं? जी सर, उसने जवाब दिया। जीएम साहब हैं, पर्सनल मैनेजर साहब हैं। अच्छा, तुम जरा ऑफिस में आ जाओ, मैंने कहा और सिलसिला मुनक़ता कर दिया। चलने में बाद ही वो मेरे सामने बैठा था। मैंने खंजर किसी साख्त के स्टील के एक खूबसूरत कलम को पहली बार जरा तवज्जो से देखते हुए और उंगलियों में घुमाते हुए कहा, शफी शाह, ये जो लड़की है ना तमीना, ये यकीनन इन दिनों बुलबुल की तरह चहक रही है। कहीं पुलिस के कानों में रस खोल रही है और कभी अपने सरपरस्तों को न जाने क्या क्या नगमे सुना रही है। इसकी थोड़ी सी चहकारें हमें भी सुनना चाहिए। ठीक है सर, शफी शाह ने सर हिला। ये अपने अपार्टमेंट पर या दुरानी के बंगले पर जहां भी है मौका मुनासिब देकर उसे उठा दो। हमें इससे बात करनी ही पड़ेगी। मेरी आवाज अब सरगोशी से ज्यादा बुलंद नहीं थी। ये काम आज रात तक हो जाना चाहिए। आज रात हमें जरताज के साथ मीटिंग करना थी, लेकिन कल सुबह से पहले लाहौर से राहिला और टोनी भी पहुंच जाएंगे। बेहतर यही है कि मीटिंग उनके पहुंचने के बाद ही रख ली जाए ताकि एक ही नशिस्त में काम की तमाम तफसीलात तय हो जाएं। फिलहाल आज रात तक तुम यही काम कर लो। जिस किसी की जरूरत हो उसे साथ ले लो। फिक्र न करे सर, काम हो जाएगा। उसे उठाने के बाद कहाँ ले जाना है? उसने जज्बात से आरी लहजे में कहा। मेरा ख्याल है तुम अपने बंगले पर ही ले जाओ और मुझे इतला दो। मैंने एक लम्हे सोचकर कहा, ठीक है सर। उसने इत्मीनान से कहा और उठ खड़ा हुआ। शफी शाह के जाने के बाद मैं मुतमिन होकर बैठ गया। मुझे उम्मीद थी कि तमीना हमारे काबू में आ गई तो शायद और बहुत सी काम की बातें मालूम हो। उसके अलावा दुरानी पर कुछ नफ्सियाती दबाव भी पड़ेगा। वो क्या वो इस सिलसिले में कुछ ज्यादा पुरुमीद नहीं रहा था। दुरानी दबाव में आने वाला आदमी मालूम नहीं होता था, लेकिन कम अज कम उस लड़की को ही थोड़ा सा सबक सिखाया जा सकता था, जो थोड़े थोड़े दिनों के लिए कुछ अहम और फराउन सिर्फ मर्दों के हाथों में खिलौना बनकर रहने के बाद शायद खुद को किंग मेकर समझने लगी थी। मैं उसे उसकी हैसियत याद दिलाना चाहता था। अपनी दानिश में शायद उसने बहुत तरक्की कर ली थी, लेकिन मैं उसे बताना चाहता था कि दरअसल ये तरक्की नहीं, तंजली थी। वो पहले से कहीं ज्यादा पस्ती में जा चुकी थी। मेरी ये हसरत पूरी ना हो सकी कि तमीना को सबक सिखाया जाए। 2 घंटे बाद शफी शाह का फोन आया और उसने मुआज़िज़ खाना से अंदाज में इतला दी, सर वो लड़की अब तो ना दुरानी के बंगले पर है और ना ही अपने अपार्टमेंट में मौजूद है। ऐसा मालूम होता है कि उसे गायब कर दिया गया है। ओह, मैं गहरी सांस लेकर रह गया। क्या कोई उसकी निगरानी नहीं कर रहा था? जी नहीं, शफी शाह ने जवाब दिया। अब चूंकि आप इससे बात कर बैठे थे और वो उस हकीकत से बाखबर हो चुकी थी कि उसकी निगरानी की जा रही थी, इसलिए अब निगरानी जारी रखना बेकार ही महसूस हुआ था। उसकी दलील माकूल थी, फिर भी मुझे यही ख्याल आया कि उसे तमीना की निगरानी खत्म नहीं करनी चाहिए थी। ताहम मैंने उससे ये बात नहीं कही। मैंने ठंडी सांस लेकर कहा, जमशेद करीम और दुरानी अपने मोहरे बड़े होशियारी से गिर रहे हैं। उनका यह मोहरा पिटने से बच गया, लेकिन खैर कोई फर्क नहीं पड़ा। मोहरों को पिटने से बचाने के लिए सिर्फ होशियारी ही काफी नहीं होती। तमीना की तलाश बहरहाल जारी है, शफी शाह ने कहा। मैंने कुछ लोगों को ड्यूटी पर लगा दिया है। दफा करो, अब उसकी जरूरत नहीं है। वो इतना अहम मोहरा नहीं है। मैंने बेपरवाही से कहा, वो हाथ आ जाती तो अच्छा था, लेकिन अगर हाथ नहीं आई तो उसमें परेशानी की कोई बात नहीं। अब इंतजार करो, देखो वाले अंग्रेजी मुहावरे पर अमल करो।
तवीना को यकीनन जमशेद करीम ने गायब किया होगा या गायब होने की हदायत की होगी। एक लम्हे की खामोशी के बाद मैंने पूछा, अखबारात में दुरानी के खिलाफ मुहिम शुरू होने के इंतजामात हो गए? जी सर, उसने जवाब दिया। पहले सिर्फ कुछ शोचे छोड़ जाएंगे, हल्के पुल्के अंदाज में मुहिम शुरू होगी, फिर वो लोग दुरानी का रद्द-ए-अमल देखकर अपना आइंदा का लाहे-अमल तय करेंगे। कहीं अखबारात या सहाफी दोस्त धमकी या लालच में ना आ जाए। दुरानी अपने आप को बचाने के लिए अपने पूरे महकमे को इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा और उस महकमे की बहरहाल बड़ी दहशत है, उसे बेहिसाब इख्तियारात भी हासिल हैं और इसमें मौजूद दुरानी जैसे न जाने कितने लोग इन इख्तियारात के बेतरेक और नाजायज इस्तेमाल के आदी भी हो चुके हैं। सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अखबारात और सहाफी इस सिलसिले में ठोस धमकी और लालच में न आने पाए। शफी शाह ने कहा, यहाँ जरूरत पड़े वहां तुम इस मकसद के लिए अपने तमाम तर माली वसाइल भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने उसे याद दिलाया। मुझे मालूम है सर, वो आहिस्ता से बोला। देखते हैं कि दुरानी के खिलाफ मुहिम शुरू होने के बाद उसका अगला कदम क्या होता है। हमें हर तरह के रद्द-ए-अमल के लिए तैयार रहना होगा। हम तो हर वक्त हर मुसीबत और हर बला के लिए तैयार रहते हैं सर। वो हल्की सी हंसी के साथ बोला। अच्छा हुआ कि जिंदगी का ये फार्मूला आपने शुरू ही में हमें सिखा दिया था, इसीलिए अब किसी भी किस्म के मसाइल से दो-चार होने पर हमें कोई खास तकलीफ नहीं होती। एक लम्हे के तवक्कुफ से बोला, मेरे लिए और क्या हुक्म है सर?